नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा डॉक्टर गोगा उर्फ गोविंद राय गर्ग। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विच फैक्टर्स अफेक्ट ड्रग एक्शन। किसी भी दवाई को, डोज को या उसके एक्शन को कौन कौन सी चीज़ें मॉडिफाई कर सकती हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम जनरल फैक्टर्स पढ़ेंगे, एज, सेक्स वगैरह जो अफेक्ट करते हैं। स्पेसिफिकली कंसिडर करेंगे हम फार्माकोजेनेटिक्स पे, उसके बाद ड्रग यूज इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन पे, और लास्टली हम पढ़ेंगे एंटेरिक कोटिंग ऑफ द ड्रग्स। ओके, तो एक एक करके इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। जनरल फैक्टर्स, बॉडी साइज। अब बच्चे का साइज़ छोटा है, बड़े का साइज़ बड़ा है, तो ऑब्वियसली सेम डोज तो दे नहीं सकते। तो डोज अगर हम बॉडी साइज़ के हिसाब से देखें तो जो सबसे एक्यूरेट फैक्टर है, जिससे बिल्कुल सबसे एक्यूरेट डोज निकलती है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के हिसाब से हमें डोज को एडजस्ट करना पड़ता है। तो फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया के हिसाब से? हम मान के चलते हैं कि अडल्ट का सरफेस एरिया 1.7 मीटर स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, चाइल्ड जो सरफेस एरिया ऑफ द बेबी, बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द सब्जेक्ट, जिसको भी हमें देना है, जो भी बेबी है या जिसको भी देना है, डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू डोज। जो अडल्ट की स्टैंडर्ड डोज है, उस डोज को हम सब्जेक्ट के बॉडी सरफेस एरिया, जो भी मतलब बच्चा है, मान लो किसी बच्चे का बॉडी सरफेस एरिया 1.7 से आधा है, तो उसकी आधी डोज हो जाएगी, इसलिए उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। सरफेस एरिया के हिसाब से ड्रग्स की जो डोजिंग है वो मोस्टली एंटी कैंसर ड्रग्स की अवेलेबल है। इसके अलावा ज़्यादातर की अवेलेबल नहीं है, क्योंकि करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट वेट करना मेजर ईजी है, तो ज़्यादातर दवाइयों की डोज वेट पे बेसिस है। तो इसमें क्या करेंगे, 70 kg वेट को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द पेशेंट इन केजी, बेबी इन केजी, डिवाइडेड बाय 70 इंटू अडल्ट डोज। ठीक, मतलब अगर 35 किलो का बच्चा है तो आधी डोज देनी। ठीक, अब आ जाओ एज। चाइल्ड इज नॉट अ स्मॉल एडल्ट। हम ये नहीं कह सकते कि छोटा अडल्ट है, बस सिर्फ साइज कम है। बाकी चाइल्ड की फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। जैसे कई दवाइयाँ हैं, अगर आप देखो क्लोरामफेनिकोल है, क्लोरामफेनिकोल अगर हम न्यू बॉर्न बेबी को देते हैं तो इट कैन कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम कर सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन जो है न्यूबॉर्न बेबी को देते हैं, या 7 साल से कम के बच्चे को देते हैं, तो उसका टीथ डिस्कलरेशन हो सकता है, बोन्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हर एक दवाई जो अडल्ट में सेफ़ है, बच्चों में ज़रूरी नहीं है सेफ़ हो। ठीक, सेक्स के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कुछ दवाइयाँ हैं जो सिर्फ फीमेल्स में साइड इफेक्ट करती हैं, लाइक अगर कोई दवाई हिर्सुटिज्म करती है, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ इन फीमेल्स, दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, तो ऑब्वियसली हम फीमेल में नहीं पसंद करेंगे। जैसे मिनॉक्सिडिल है, ये हिर्सुटिज्म करती है, जबकि हिर्सुटिज्म मेल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेल में हम सेफली दे सकते हैं। सो साइड इफेक्ट के हिसाब से कुछ दवाइयाँ फीमेल में नहीं दे सकते, कुछ मेल में नहीं दे सकते। रेस की बात करें तो जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर अफ्रीका के लोगों में, ब्लैक्स में इफेक्टिव नहीं पाए जाते। बीटा ब्लॉकर्स आर नॉट फाउंड टू बी रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर इन ब्लैक पॉपुलेशन। ठीक है, ऐसे ही एक दवाई थी जिसका नाम था क्विन आइडोक्लोर, ये मलेरिया के लिए यूज करते थे, और ये एक साइड इफेक्ट करती थी, सबएक्यूट माइलो ऑप्टिक न्यूरोपैथी। बट ये वाला जो साइड इफेक्ट था, ये सिर्फ जापानीज पॉपुलेशन में पाया गया, इंडिया में टेस्ट किया, ये साइड इफेक्ट था नहीं। बट क्योंकि वहां पे था तो इंडिया में भी बैन कर देगी, तो अब यूज तो नहीं करते इसको। बट रेस स्पेसिफिक साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं दवाई के। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑब्वियस है, कोई दवाई ओरली इफेक्टिव ही नहीं होती। जैसे इंसुलिन को ओरल दे देंगे तो जीआईटी में टूट जाएगी, पेप्टाइड है तो पेप्टिडेज इसको तोड़ देंगे, इफेक्टिव ही नहीं होगी ओरली। तो ऑब्वियसली रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। डिजीज स्टेट पे भी डेफिनेटली डिपेंड करेगा। अगर कोई दवाई किडनी से एक्सक्रीट होती है और आदमी को किडनी फेलियर है, तो ऑब्वियसली हमें कम डोज देनी पड़ेगी। ऐसे लिवर फेलियर में हमें उस दवाई की डोज एडजस्ट करनी पड़ेगी जिसको, जो लिवर से मेटाबोलाइज होती है मेनली। तो हमें डिजीज के हिसाब से डोज को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, जेनेटिक्स, फार्माकोजेनेटिक्स। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फार्माकोजेनेटिक्स में नाम में क्या लिखा है, फार्मा और जेनेटिक्स। नॉर्मली जब हम दवाई किसी भी आदमी को देते हैं तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि सब लोगों में सेम इफेक्ट करे। बट अगर सेम दवाई अलग अलग लोगों में अलग अलग एक्शन करे बेस्ड ऑन देयर जेनेटिक मेकअप, द कंडीशन इज कॉल्ड फार्माकोजेनेटिक्स। देखिए फार्माकोजेनेटिक का क्या मतलब है कि अलग अलग लोगों में अलग अलग एक्शन आ रहा है उसके जेनेटिक मेकअप के कारण। ठीक, तो बहुत सारी फार्माकोजेनेटिक कंडीशंस हैं, बट आपको 3 मेन पता होनी चाहिए। इसमें से सबसे पहली है G6PD डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक चीज करेंगे, ये हमारा एक आरबीसी है। जो नॉर्मल आरबीसी होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव का क्या मतलब है कि अगर कोई भी फ्री रेडिकल आ जाए तो वो आरबीसी को तोड़ देंगे,
आरबीसी को तोड़ने को क्या बोलते हैं? हेमोलिसिस। तो कोई भी फ्री रेडिकल हेमोलिसिस कर सकता है। और प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी दवाइयाँ फ्री रेडिकल्स बनाती। तो अगर कोई दवाई फ्री रेडिकल बनाती है तो उसको आरबीसी को तोड़ देना चाहिए, हेमोलिसिस कर देनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। हम ऐसी दवाई दे रहे हैं जो फ्री रेडिकल बना रही है, बट ये भी हेमोलिसिस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आरबीसी को पता है मैं सेंसिटिव, इसको पता है कि कोई भी फ्री रेडिकल आएगा तो मेरे को तोड़ देगा। तो ये क्या करता है, ये अपना पास सिक्योरिटी गार्ड रखता है, उनको गन्स दे देते हैं। इस सिक्योरिटी गार्ड का नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन। तो आरबीसी के पास एक एंजाइम है जो फ्री रेडिकल से बचाने के लिए गोलियां लेके वेट कर रहा है। जैसे ही फ्री रेडिकल आया तो इन्होंने शूट कर दिया, फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज हो गया, आरबीसी बच गया। इसलिए अगर कोई दवाई फ्री रेडिकल बनाती भी है ना तो भी हेमोलिसिस नहीं कर सकती, क्योंकि इसके पास प्रोटेक्शन। प्रॉब्लम क्या है कि जेनेटिकली कुछ लोग के आरबीसी जो होते हैं वो कंजूस होते हैं। वो कहते हैं कि हम क्यों पैसा खर्च करें सिक्योरिटी गार्ड पे। तो एक आदमी है जिसमें G6PD डेफिशिएंसी है, मतलब उसके पास प्रोटेक्शन नहीं है। इस आदमी को अगर हमने वही दवाई दी जो फ्री रेडिकल बना रही थी, क्योंकि इसके पास प्रोटेक्शन नहीं है तो आरबीसी टूट जाएगा, हेमोलिसिस हो जाएगा। बट वही दवाई एक नॉर्मल आदमी में तो हेमोलिसिस नहीं कर पा रही, तो अलग अलग लोगों में अलग अलग एक्शन हो गए। एक नॉर्मल आदमी में हेमोलिसिस नहीं हुई, बट जिसमें G6PD डेफिशिएंसी है उसमें हेमोलिसिस हो गई। तो ये है फार्माकोजेनेटिक्स। क्लियर? तो एमसीक्यू के हिसाब से आपको क्या याद करना है कि कौन कौन सी दवाइयाँ फ्री रेडिकल बनाती हैं जो कि ये हेमोलिसिस कर सकती हैं। ओवरऑल देखोगे तो 1300 से ज़्यादा दवाइयाँ हैं, बट ऑब्वियसली सारी याद करना पॉसिबल भी नहीं है और करनी भी नहीं है। सिर्फ आपको 4-5 दवाइयाँ याद करनी है जिस पे एमसीक्यू आते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दवाई जो है वो है प्राइमाक्विन, मलेरिया में यूज करते हैं। दूसरी दवाई है सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स में एक याद कर लेना, डैप्सोन का नाम अलग होता है बट ये भी सल्फोनामाइड ही है। एक सल्फोनामाइड की कॉम्बिनेशन वाली दवाई है कोट्राइमोक्साजोल, ठीक है। फिर नाइट्रोफेरेंटोइन और फ्यूराजोलिडोन। तो ये इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं जो कि G6PD डेफिशिएंसी में हेमोलिसिस करेंगी, बहुत सारी करेंगी बट ये याद करनी है आपको। प्राइमाक्विन एंटी मलेरियल है, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है, कोट्राइमोक्साजोल भी एंटीबायोटिक है, नाइट्रोफेरेंटोन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देते हैं और फ्यूराजोलिडोन डायरिया में देते हैं। ओके, तो ये पहली फार्माकोजेनेटिक कंडीशन थी G6PD डेफिशिएंसी। अब दूसरी फार्माकोजेनेटिक कंडीशन की बात करते हैं विच इज कॉल्ड सक्सिनाइल कोलिन इंड्यूस्ड एपनिया। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सक्सिनल कोलिन, क्या होता है सक्सिनल कोलिन? क्रॉसली बता दो कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं। यस, सक्सिनल कोलिन इज अ मसल रिलैक्सेंट, काफी। अब स्पेशल चीज याद करनी क्या है कि इसका नाम एस से शुरू होता है, मींस इट इज शॉर्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। शॉर्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है। जब हम शॉर्टेस्ट एक्टिंग कहते हैं मतलब इसका एक्शन 5 मिनट से कम चलता है, यूजुअली 2-3 मिनट तक ही चलता है। अब हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, ये इतना शॉर्ट एक्टिंग क्यों है? और दूसरा क्वेश्चन, इतना शॉर्ट एक्शन दैट मीन्स सिर्फ 1-2 मिनट के लिए मसल्स को रिलैक्स करना कब चाहेंगे, कहाँ यूज करें? ठीक, तो एक एक करके आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग क्यों है? रीजन इज इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज सूडोकोलिन एस्टरेज। सक्सिनल कोलिन का मेटाबॉलिज्म करने वाला एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सूडोकोलिन एस्टरेज, और ये एंजाइम प्लाज्मा में भर के पड़ा है। मतलब जब भी हम सक्सिनल कोलिन देते हैं ये सूडोकोलिन एस्टरेज उसको तोड़ना शुरू कर देता है, 5 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट तोड़ देता है। तो यूजुअली 2-3 मिनट में ही तोड़ देता है, 5 मिनट तो मैक्सिमम कह रहे हैं। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इतना शॉर्ट एक्शन हमें कहाँ चाहिए, किस कंडीशन में हम मसल को रिलैक्स करना चाहेंगे सिर्फ 1-2 मिनट के लिए? आंसर है यस, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। जब हमें इंट्यूबेट करना है किसी पेशेंट को। अब इंट्यूबेशन के नाम से क्या पता लग रहा है कि एंडोट्रेकियल मतलब ट्यूब को ट्रेकिया तक पास करना। जब हमें ट्यूब को ट्रेकिया तक पास करना है तो अगर हम बनाएं तो इसको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये माउथ से जाएगी ट्यूब, फिर ओरोफेरिंक्स आएगा, फिर नेजोफेरिंक्स आएगा, फिर लैरिंक्स आएगा, फिर जाके ट्रेकिया है। तो जब हम इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू क्रॉस कर रहे हैं, ये सारे स्ट्रक्चर बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर किसी भी जगह पे जाके ट्यूब ने टच कर दिया ना तो वो एरिया में स्पाज्म हो जाएगा, और अगर स्पाज्म हो गया तो ट्यूब आगे जा ही नहीं पाएगी। इसलिए एक कॉन्शियस आदमी में, जिंदा आदमी में, नॉर्मल आदमी में, होश में जब होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब हम कभी पास ही नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि जब भी हम पास करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं टच हो जाएगी और उससे स्पाज्म हो जाएगा, स्पाज्म होगा तो आगे जा ही नहीं सकती। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इन एरियाज में इन मसल्स को रिलैक्स करना पड़ता है। तो अगर ये मसल रिलैक्स हो जाएंगी तब हम ट्यूब पास कर पाएंगे इसे। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इंट्यूबेशन के लिए टाइम कितना चाहिए, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर इंट्यूबेशन? यस, आंसर इज लेस देन 5 सेकेंड्स। इतना सा तो एरिया है, ट्यूब पास करनी है 1 सेकंड में ही हो जाएगी। 1-2 सेकंड चाहिए होते हैं, 5 लगा लो, चलो 5 सेकंड से कम में हो जाता है। मान लो आप स्लो हो तो आप 10 सेकंड ले लो, मान लो आप दुनिया के स्लोएस्ट आदमी हो तो 20 सेकंड ले लो। तो अगर कोई आदमी 20 सेकंड में इंट्यूबेशन नहीं कर सकता तो वो जिंदगी भर नहीं कर सकता, रास्ता तो इतना ही है ना। तो हमें सिर्फ 5 सेकंड का काम चाहिए। तो सक्शनल कोलिन इन मसल्स को रिलैक्स करेगी 1-2 मिनट 3 मिनट के लिए, बहुत है हमारे लिए, हमें तो 5 सेकंड का काम चाहिए। क्लियर? तो सक्शनल कोलिन हम देते हैं, ये सारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, फिर हम एंडोट्रेकियल ट्यूब पास कर देते हैं। 2-3-4 मिनट बाद जब इसका एक्शन खत्म होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ट्यूब तो हमने डाली थी। ठीक है, तो इसलिए सक्शनल कोलिन का मेन यूज है इंट्यूबेशन। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है एक ऐसे आदमी में जिसमें जेनेटिकली डिफेक्टिव एंजाइम है, उसको हम कहते हैं एटिपिकल सूडोकोलिनेस्ट्रेज। ज़्यादातर लोगों में सूडोकोलिनेस्ट्रेज सही से काम कर रहा है, 5 मिनट के अंदर तोड़ देता है, बट कुछ लोगों में सूडोकोलिनेस्ट्रेज होता है कामचोर। अब ये जो कामचोर एंजाइम है ये 5 मिनट के अंदर नहीं तोड़ता, आराम आराम से काम करता है, तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम, मे बी 30 मिनट्स 40 मिनट्स। ठीक है, तो अगर किसी आदमी के पास एटिपिकल सूडोकोलिनेस्ट्रेज है और हमने उसको सक्सिनल कोलिन दिया, तो सक्सिनल कोलिन शुरू में तो इन मसल्स को रिलैक्स करती है, तो इनको कर देगी आराम से, तो हम इंट्यूबेशन कर दें। बट नॉर्मल आदमी में इन मसल्स को रिलैक्स करने के बाद जैसे ही वो ब्लड में आती है सूडोकोलिनेस्ट्रेज तोड़ देता, उसको 5 मिनट के अंदर तोड़ देता। बट इस आदमी में तो नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि एंजाइम डिफेक्टिव है, कामचोर है, तो सक्शनल कोलिन ब्लड में पड़ी रहेगी, तो ये दूसरी जगह भी जा सकती है। नॉर्मल आदमी में तो जा ही नहीं सकती, पहले ही टूट जाती है। तो जब दूसरी जगह जाती है, कहाँ जाती है? ये चली जाती है डायाफ्राम में, ये चली जाती है इंटरकॉस्टल मसल्स के पास, तो यहां पे जाके इन मसल्स को रिलैक्स कर देगी। तो अगर ये मसल रिलैक्स होगी, रिमेंबर ये मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो अगर ये मसल रिलैक्स होगी तो आदमी को क्या हो जाएगा? एपनिया हो जाएगा। तो सक्शनल कोलिन कैन कॉज एपनिया ओनली इन दैट पर्सन विच हैज डिफेक्टिव सूडोकोलिनेस्ट्रेज, नॉर्मल आदमी में नहीं कर सकती। तो ये क्या हो गया? फार्माकोजेनेटिक्स। सक्शनल कोलिन हमने दिया, 2000 लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक आदमी को एपनिया हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसमें एटिपिकल सूडोकोलिनेस्ट्रेज था। ओके, देन तीसरी फार्माकोजेनेटिक कंडीशन जो आपको आनी चाहिए वो है मेटाबॉलिज्म बाय एसिटाइलेशन। मेटाबॉलिज्म बाय एसिटाइलेशन, इसका क्या मतलब है? मेटाबॉलिज्म बाय एसिटाइलेशन, एक एंजाइम होता है एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, नाम से पता लग रहा है ये एसिटाइल ग्रुप को नाइट्रोजन पे ट्रांसफर करें। एसिटाइलेशन कौन सा फेज है मेटाबॉलिक रिएक्शंस का? यस, फेज 2 है, जहां हम कुछ अटैच कर रहे हैं, एसिटाइल ग्रुप अटैच कर रहे हैं। तो ये जो एंजाइम है जेनेटिकली इसका लेवल अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। ठीक है, तो 3 तरह के लोग हो सकते हैं, एक जिसमें लेवल ज़्यादा है उनको हम कहते हैं फास्ट एसिटाइलेटर, एक जिसमें लेवल कम है हम कहते हैं स्लो एसिटाइलेटर, और तीसरा जिनमें ठीक ठाक लेवल है, नॉर्मल है। तो नॉर्मली किसी भी दवाई की डोज हम नॉर्मल आदमी के हिसाब से बेस करें, तो जिसमें 90% लोगों में जितना लेवल उसको नॉर्मल मान लेते हैं। ठीक है, सपोज हमने एक दवाई दी आइसोनायाजिड, नॉर्मल आदमी के हिसाब से उसकी डोज 300 mg आई। नॉर्मल डोज इतनी आई का मतलब क्या है कि इस डोज पे वो दवाई सेफ भी है और इफेक्टिव भी। अगर हमने यही दवाई यही डोज इस आदमी को दी जो कि स्लो एसिटाइलेटर है, तो क्या होगा? वो 300 mg मेटाबोलाइज ही नहीं हो पाएगी, वो पड़ी रहेगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो उतनी ही डोज देने से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया। वही दवाई वही डोज अगर हमने फास्ट एसिटाइलेटर को दी तो क्या हो? जब जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाएगी तो ये काम ही नहीं कर पाएगी। तो क्या हुआ? हमने दवाई भी वही दी, डोज भी वही दी। एक आदमी में तो ये सेफ और इफेक्टिव दोनों थी, दूसरे में ये अनसेफ थी, साइड इफेक्ट कर रही थी, और तीसरे में ये इफेक्टिव ही नहीं थी। ये क्यों हुआ अलग अलग लोगों में अलग अलग? बिकॉज ऑफ फार्माकोजेनेटिक्स, क्योंकि उनमें एंजाइम का लेवल अलग अलग है। ओके, तो जो भी दवाई एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होगी तो वो फार्माकोजेनेटिक वेरिएशंस शो करेगी। तो अब इंपॉर्टेंट आपको याद क्या करना है कि कौन कौन सी दवाइयां एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होती हैं, एंड यू कैन रिमेंबर देम एज
शिप ड्रग्स। 4 दवाइयां याद करनी है। शिप ड्रग से याद करते हैं, एस फॉर सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड्स इंक्लूडिंग डैप्सोन, रिमेंबर डैप्सोन पहले भी बताया था मैंने, सल्फोनामाइड। एच इज हाइड्रालाजिन, आई हमने अभी पढ़ा आइसोनायाजिन, टीबी में यूज करते हैं। पी इज प्रोकेनामाइड। तो ये 4 दवाइयां हैं, ये फार्माकोजेनेटिक वेरिएशन शो करती हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग एक्शन कर सकती हैं। सल्फोनामाइड, हाइड्रालाजिन, आइसोनायाजिन, प्रोकेनामाइड। इंसिडेंटली ये जो 4 दवाइयां हैं, ये चारों की चारों दवाइयां एसएलई साइड इफेक्ट करती हैं। SLE इज द साइड इफेक्ट ऑफ ऑल दीज 4 ड्रग्स। रिमेंबर 150 से ज्यादा दवाइयां ये साइड इफेक्ट कर सकती हैं, बट याद 4 ही करनी है शिप वाली। तो शिप से हमारे 2 MCQ आंसर होंगे। पहला, ये दवाइयां एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होती हैं, सो फार्माकोजेनेटिक वेरिएशन शो करती हैं। और दूसरा, ये SLE कर सकती है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट फार्माकोजेनेटिक्स के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बची वो है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ड्रग्स के कैसे यूज करेंगे। ठीक, तो पहले प्रेगनेंसी की बात करते हैं। पुराने ज़माने में, नॉट बहुत ज़्यादा पुराना, कुछ साल पहले तक प्रेगनेंसी में दवाइयों को यूज़ करने के लिए हमने बहुत सारी कैटेगरीज बनाई थी। हम कहते थे प्रेगनेंसी कैटेगरीज ऑफ द ड्रग्स। इसको हमने डिवाइड किया था कैटेगरी A, B, C, D और X। कितनी सेफ है प्रेगनेंसी में उसके हिसाब से हमने डिवाइड किया था। तो A वाली एब्सोल्युटली सेफ है, बिल्कुल सेफ है, नीचे जाते जाते सेफ्टी कम होती जाती है। और X वाली एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बिल्कुल नहीं देंगे। जैसे एग्जाम्पल है थैलिडोमाइड। हम सबको पता है कि थैलिडोमाइड फोकोमिलिया करती, तो थैलिडोमाइड इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, कैटेगरी X ड्रग। बट यहाँ पे एक MCQs के हिसाब से याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेड्यूल X ड्रग। रिमेंबर X नॉट 10, शेड्यूल X ड्रग कौन सी है इनमें से। रिमेंबर शेड्यूल X और कैटेगरी X एक ही बात नहीं है। शेड्यूल X ड्रग्स हम कहते हैं एडिक्टिव ड्रग्स को। ये लॉ के हिसाब से है कि जब भी किसी फार्मासिस्ट को ये दवाई देनी है तो उसने पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन को कम से कम 2 साल तक संभाल के रखना है। उसको शेड्यूल X ड्रग्स कहते हैं। ये एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं, जैसे कीटामिन हो गया या एम्फिटामिन्स हो गए। ठीक है, तो ये वाली जो हैं ये कैटेगरी X नहीं, ये शेड्यूल X है। तो एग्जाम में ध्यान से पढ़ना, कैटेगरी X पूछ रहे हैं या शेड्यूल X पूछ रहे हैं। ठीक, तो A वाली सेफेस्ट है, B थोड़ी सी कम सेफ है, C और कम, D और कम, और X बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अब हम याद करेंगे इंपॉर्टेंट दवाइयां प्रेगनेंसी में कौन सी सेफ है, कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव की बात करो तो 2 दवाइयां आपको पता होनी चाहिए, एक है लेबिटालोल और दूसरी है मिथाइल डोपा। नॉर्मली लेबिटालोल जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, और अगर लेबिटालोल ऑप्शन में ना हो तो मिथाइल डोपा कर देना। ठीक, अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी पूछें तो लेबिटालोल आएगा, उसको IV भी दे सकते हैं। ओके, बट कौन सी नहीं देनी, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड AC इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। कोई भी प्रिल, कोई भी साटन नहीं देनी। एंटी डायबिटिक्स में एब्सोल्युटली सेफ इज इंसुलिन, मोस्ट अदर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ज्यादातर एंटी डायबिटिक ड्रग प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं, मेनली इंसुलिन ही देते हैं। एंटीकोगुलेंट्स में एब्सोल्युटली सेफ कौन सी है, हेपारिन्स या हेपारिन का लो मॉलिक्यूलर वेट वाला। ठीक, और कौन सी अवॉइड करते हैं वो हमें पता है, वारफरिन, फीटल वारफरिन सिंड्रोम कर सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर फॉर प्रेगनेंसी द ड्रग ऑफ चॉइस आर एंटीसाइकोटिक्स। Antipsychotics are drug of choice for bipolar disorder in pregnancy, but to be avoided, valproate is absolutely contraindicated, highly teratogenic है, बिल्कुल contraindicated है। लिथियम को नॉर्मली अवॉइड करते, बट अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो दे सकते हैं। लिथियम कॉज एब्सटीन्स नॉर्मली, बट ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे दे सकते हैं। एंटी थायराइड की बात करें तो द ड्रग ऑफ चॉइस इज प्रोपाइल थायोयूरासिल, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्रग ऑफ चॉइस। प्रोपाइल थायोयूरासिल के नाम में ही लिखा है कि पहले ट्राइमेस्टर में यूज करना है। ठीक, अवॉइड कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करते हैं, बट सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ड्रग ऑफ चॉइस है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में PTU ड्रग ऑफ चॉइस है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और ट्राइमेस्टर मेंशन नहीं करते, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंटी थायराइड ड्रग इन प्रेगनेंसी, तो PTU मार्क करना है क्योंकि वो सेफ है। एंटी माइक्रोबियल्स में पैरासिटामोल सेफ है, ऑब्वियसली पैरासिटामोल इज नॉट एंटी माइक्रोबियल। जस्ट टू रिमेंबर, P से पेनिसिलिन, C से सेफेलोस्पोरिन, M से मैक्रोलाइड।
तो पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मैक्रोलाइड्स प्रेगनेंसी में सेफ है। ठीक है, कौन सी अवॉइड करते हैं? टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि ये टीथ एंड बोन को अफेक्ट करती है, और फ्लोरोक्विनोलोन्स, फ्लोक्सासिन्स वाले, क्योंकि ये टेंडन और कार्टिलेज को डैमेज करते हैं। टेंडन कार्टिलेज डैमेज करने वाली फ्लोरोक्विन, टीथ और बोन को अफेक्ट करने वाली टेट्रासाइक्लिन। देन एंटी एमेटिक ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी इज डॉक्सिलामिन। डॉक्सिलामिन एंटी एमेटिक में ड्रग ऑफ चॉइस है, और अवॉइड कौन सी करते हैं? मेटोक्लोप्रामाइड वगैरह ड्रग अवॉइड करते हैं। तो दीज आर इंपॉर्टेंट ड्रग्स विच आर सेफ, विच आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अब आते हैं कि टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या क्या होते हैं दवाइयों के। वारफरिन जो है, वारफरिन कॉज फीटल वारफरिन सिंड्रोम, फीटल वारफरिन सिंड्रोम करती है। इसके जैसे एक सिंड्रोम होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैडी सिंड्रोम। तो इस सिंड्रोम में होता क्या है, आप याद कर लो कि वारफरिन के नाम में लिखा है वार। तो वार हो गई, लड़ाई हो गई, तो क्या करेंगे वो? लड़ाई हो गई तो सबसे पहले तो आपका नाक तोड़ेंगे, ठीक है, फिर आपके आंख पे मारेंगे, आंख खराब कर देंगे, फिर कान पे मारेंगे, कान तोड़ देंगे, ठीक है, फिर हड्डियां तोड़ देंगे आपकी। तो वारफरिन कैसे याद करोगे? वार हो गई तो नाक तोड़ देंगे तो नेजल हाइपोप्लेजिया हो गया, हड्डियां तोड़ देंगे तो कैल्सिफिक स्टिपलिंग ऑफ एपिफाइसिस हो गए, आंख तोड़ देंगे तो आई डिफेक्ट हो गए, कान तोड़ देंगे तो हियरिंग लॉस हो गई। ठीक है, तो ये हो गया वार के साथ फीटल वारफरिन सिंड्रोम। वाल्प्रोएट अब सबको पता ही है, इट कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। थैलिडोमाइड सबने को पता है, फोकोमिलिया हो जाता है, एब्सेंस ऑफ लॉन्ग बोन्स। टेट्रासाइक्लिन हमने पढ़ा था, टी फॉर टेट्रासाइक्लिन, टी फॉर टीथ एंड बोन प्रॉब्लम। फ्लोरोक्विनोलोन कॉज कार्टिलेज एंड टेंडन प्रॉब्लम। फेनिटोन कॉज फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम करती है। फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम के क्या फीचर्स होते हैं? माइक्रोसेफेली होता है, स्कल का साइज छोटा हो जाता है, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, और हाइपोप्लास्टिक फेलिंजेस। ठीक है, फेलिंजेस हाइपोप्लास्टिक हो जाती हैं, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट होता है, और माइक्रोसेफेली होता है। फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। लिथियम सबको पता है एब्सटीन नॉर्मली करती, विच इज कंजेनाइटल ट्राइकोस्पिड अट्रेजिया, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। अल्कोहल जो है ये इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन करती है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं हम इसको, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो गया, हेड छोटा हो गया, माइक्रोसेफेली, और फेस खराब हो गया, डिस्मॉर्फिक फेशियस। कार्बिमाजोल जो है वो करती है, ये सारा ऊपर लिख लो, इसको नीचे लिख दिया हमने गलती से। कार्बिमाजोल जो है वो एप्लेजिया क्यूटिस करती है और कंजेनाइटल गोइटर करती है, एंटीथायरॉयड तो कर सकती है। और डाईइथाइल स्टिलबेस्टोल क्या करती है? ये करती है क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा इन फीमेल ऑफस्प्रिंग, क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा इन फीमेल। ओके, तो ये हो गए टेराटोजेनिक इफेक्ट डिफरेंट ड्रग्स के। अब आते हैं ड्रग यूज इन लैक्टेशन। आप ज़्यादातर दवाइयाँ ब्रेस्ट मिल्क में बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट होती हैं, इसलिए यूजुअली लैक्टेशन में हम दवाइयों को अवॉइड नहीं करते, बट फिर भी हम चाहते हैं कि बच्चे को कम से कम एक्सपोजर हो, तो हम बेसिकली एक चीज़ एडवाइज़ करते हैं फीमेल को कि तब बच्चे को फीड करना है जब आपके ब्लड में मिनिमम दवाई हो, ताकि बच्चे में मिनिमम जा सके। तो हम कब फीड करने को बोलेंगे? सो जस्ट बिफोर द नेक्स्ट डोज। लॉजिकल है, जब आप नेक्स्ट डोज देना चाहोगे उस समय ऑलरेडी ब्लड में काफ़ी कम हो चुकी होगी। ठीक, तो जैसे अगर कोई दवाई सपोज आपको 8 बजे देनी है, तो 8 बजे से जस्ट पहले 7:50 पे 7:45 पे फीड कर दो, उसके बाद दवाई ले लो। सो दैट इज एडवाइस गिवन टू फीमेल्स इन लैक्टेशन। ओके, लास्टली आते हैं एंट्रिक कोटिंग। एंट्रिक कोटिंग बेसिकली क्या होता है? ये एक दवाई है, इसको ऐसे मटेरियल से कवर किया है, चारों तरफ से कवर कर दिया, कोट कर दिया। ये मटेरियल जो है ये सिर्फ एल्केलाइन पीएच पे डिजॉल्व होता है, एसिडिक पीएच पे डिजॉल्व नहीं होता। तो बेसिक लॉजिक क्या है कि ये हमारा स्टमक है, ये इंटेस्टिन्स है। ठीक, एक दवाई है जो कि गैस्ट्रिक पीएच से टूट जाती है, एसिड इसको तोड़ देती है। ठीक, तो अगर एसिड से बचाना है तो हमने इसकी एंट्रिक कोटिंग कर दी। अगर एंट्रिक कोटिंग कर दी तो एसिड इसको टच नहीं कर पाएगी, बच जाएगा, तो ये नीचे चला जाएगा इंटेस्टिन। इंटेस्टिन में क्या है? पीएच जो है एल्केलाइन है, और एल्केलाइन पीएच पे ये डिजॉल्व हो जाए। जब ये डिजॉल्व हो गई तो दवाई फ्री हो गई, तो अब ये अब्जॉर्ब हो गई, काम कर सकती। तो पहला फायदा क्या होगा एंट्रिक कोटिंग का? हमने स्टमक की पीएच से बचा लिया। जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, प्राजोल्स वाली दवाइयाँ हैं, वो हम एंट्रिक कोटेड देते हैं ताकि एसिड उसको डैमेज ना कर पाए।
दूसरा, सपोज कुछ दवाइयाँ इरिटेंट होती हैं, वो स्टमक को खुद इरिटेट करती हैं, तो अगर हम कोटिंग बना देंगे वो स्टमक को टच नहीं कर पाएंगे। जैसे एनएसएड्स हैं, एनएसएड्स जो हैं वो स्टमक को टच नहीं कर पाएंगी, तो इरिटेशन का चांस कम हो जाएगा। और तीसरा, ऑब्वियस सी बात है, जो भी दवाइयाँ स्टमक से नीचे अब्जॉर्ब होती हैं, हम चाहते ही नहीं स्टमक में वो फ्री हो, तो हम एंट्री कोटिंग बना सकते हैं ताकि नीचे जाके अब्जॉर्ब हो जाए, स्टमक में फ्री ना हो। तो ये मेनली एडवांटेज हो गए एंट्रिक कोटिंग टैबलेट्स। क्लियर? तो क्विकली देख कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि विच फैक्टर्स अफेक्ट ड्रग एक्शन, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जनरल फैक्टर्स पढ़े, एज, सेक्स, वेट, ये सब पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़े सबसे इंपॉर्टेंट फार्माकोजेनेटिक्स, वो 3 कंडीशंस पढ़ी जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, फार्माकोजेनेटिक्स वाली पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा प्रेगनेंसी में कैटेगरीज पढ़ी, कौन सी दवाइयाँ सेफ हैं कौन सी नहीं है, ये सब पढ़ा। और लास्टली हमने पढ़ा एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स, क्या फ़ायदे हैं। ठीक, तो अब क्विकली हम कुछ कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज हाईएस्ट रिस्क ऑफ कॉजिंग हेमोलिसिस इन अ पेशेंट विद G6PD डेफिशिएंसी। ठीक, तो कौन सी थी? प्राइमाक्विन। प्राइमाक्विन इज द आंसर। ओके, टेराटोजेनिक इफेक्ट को मैच करना है। लिथियम क्या करती है? लिथियम कॉजेस एब्सटेंस एनोमली। थैलिडोमाइड क्या करती है? फोकोमेलिया। वार्फिन क्या करती है? फिटल वार्फरिन सिंड्रोम, वार हो गया तो नाक टूट जाएगा, नेजल हाइपोप्लेसिया। क्लोरमफेनिकोल कॉजेज ग्रे बेबी सिंड्रोम। रिमेंबर ये टेराटोजेनिक इफेक्ट नहीं है, बट डाल रखा है तो क्या करें, न्यूबॉर्न बेबी में देने से ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। एंट्रिक कोटेड टैबलेट के ऑल आर एडवांटेज एक्सेप्ट, क्या नहीं है? प्रोटेक्ट दी एसिड लेवाइल ड्रग फ्रॉम गैस्ट्रिक पीएच, यस हमने पीपीआईज में पढ़ा था। इंक्रीज दी अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स दैट आर प्रेफरेंशियली अब्जॉर्ब डिस्टल टू स्टमक, यस स्टमक से बचाना है, आगे जाके अब्जॉर्ब हो जाएंगे। प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम इरिटेंट ड्रग्स, यस एनएसएड वाली एग्जांपल पढ़ी थी। इंक्रीज दी हाफ लाइफ, गलत है। एंट्री कोटेड टैबलेट सिर्फ दवाई को बचाते हैं, हाफ लाइफ थोड़ी प्रोलॉन्ग करते हैं, हाफ लाइफ तो जब अंदर जाएगी उसके बाद होगा। ओके, कैटेगरी ABCDX डिवीजन ऑफ ड्रग्स इज बेस्ड ऑन, यस इट इज बेस्ड ऑन सेफ्टी इन प्रेगनेंसी। वेरिएशन इन ड्रग रिस्पॉन्सिवनेस टू अ पर्टिकुलर डोज ऑफ ए ड्रग इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये डिफरेंट चैप्टर का क्वेश्चन है बट वी हैव ऑलरेडी डन। सो अगर हमें अलग अलग लोगों में एक्शन देखना है, मतलब ऑल और नॉन देख लिया हमने कि ये इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, नंबर परसेंटेज ऑफ पीपल रिस्पॉन्डिंग देखेंगे तो हमें ये क्वांटल DRC प्लॉट करना पड़ता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो मेरा मैसेज क्या है, द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल नॉट ऑन ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, अगर आप जिन देखते रहोगे कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया वो हो गया वो हो गया, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। सिर्फ अपना गोल देखो और उसकी तरफ काम करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।